आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीना और टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड से रिलेटेड है कि फर्स्ट एड क्या होती है। फर्स्ट एड का मतलब होता है जब भी कोई भी घायल व्यक्ति है कि डॉक्टर के आने से पहले हमने घायल व्यक्ति की हेल्प करनी है उसकी जान बचाने के लिए। ये कार्य हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता। क्या पता कोई भी घटना, दुर्घटना डॉक्टर के घर के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर नहीं हो सकती। क्या पता कहां पर कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, वहां पर क्या कौन मिलेगा? आम पब्लिक मिलेगी। आम पब्लिक क्या कर सकती है? व्यक्ति की हेल्प कर सकती है। हेल्प क्यों कर सकती है? ताकि जान बच जाए। जान बचाने के लिए हमें फर्स्ट एडर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर स्कूल में, कॉलेजेस में जो काउंसलर्स हैं वो नियुक्त किए गए हैं ताकि समय आने पर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो जाती है, स्कूल में छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए सबसे जरूरी है हमें फर्स्ट एड आनी चाहिए। हर आम व्यक्ति के लिए फर्स्ट एड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे स्कूल के नियम होते हैं, हर चीज के नियम होते हैं, उसी तरह से हमारे फर्स्ट एड के भी नियम है। सबसे पहला नियम है हमारी सेफ्टी। सेफ्टी क्या चीज होती है कि जब भी हमने किसी भी घायल व्यक्ति के पास जाना है तो हमने खुद की सेफ्टी को देखना है। क्या हम सेफ हैं कि नहीं? दूसरी सेफ्टी किसकी है? घायल व्यक्ति की सेफ्टी है। क्या घायल व्यक्ति सेफ है कि नहीं? और तीसरी सेफ्टी कौन सी है? जो क्राउड है, जो भीड़ भड़ाका है, जो बच्चे आए हुए हैं, क्या उनकी सेफ्टी है या नहीं है? और नेक्स्ट है हमारे पास डेंजर, खतरा। सबसे पहले हमने खतरे को देखना है। अगर वहां पर खतरा है तो आपको नहीं जाना। तो आपको क्या करना है? आपने कॉल करनी है। कॉल करने के लिए हमें एम्बुलेंस को बुलाना है ताकि जो भी चीज है उस चीज को हम हटा सके और जो कैजुअलिटी है उसको हम उठा के किसी वैन में ले जाएं, एम्बुलेंस में ले जाएं। और अब जो तीसरी चीज है वो है हमारी कंसेंट। पहले तो हम जल्दी से जल्दी जो घायल पर्सन है उसको हम उठा लेते थे, परंतु अब ये जो नई हमारी टेक्निक्स आई हैं उसमें है कि हमने कंसेंट लेनी भी जरूरी है। या तो हम घायल व्यक्ति से कंसेंट लेंगे या उसके कोई रिश्तेदार साथ में है उससे कंसेंट लेंगे, या जो आम जनता है, आम भीड़ है, उससे हमने कंसेंट लेनी है। कंसेंट लेनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमने देखना है जो व्यक्ति है उसका एयरवे सही है या नहीं, उसका रिस्पॉन्स वो दे पा रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स में हमने क्या करना है? हाँ जी, हमने उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स चेक करा। अगर हमें रिस्पॉन्स में वो व्यक्ति अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा और ना ही हमारे को वो कोई साउंड, हमने उसको आवाज दी, उसके कान में पूछा आपका क्या नाम है, क्या हुआ आपको, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है। तो हमने क्या करना है? जल्दी से जल्दी हमने 112 नंबर पे कॉल करनी है या एम्बुलेंस को कॉल करनी है 108 नंबर पे। और हमने खुद कॉल नहीं करनी, हमने कॉल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बोलना है कॉल करने के लिए। यदि पेशेंट अकेला है और उसको बचाने वाला भी व्यक्ति अकेला है तो हमने क्या करना है? फोन का जो साउंड है उसको दबा देना है। तो हमने बातचीत करनी है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एयरवे। कई बार जो व्यक्ति है उसका क्या होता है, जो सांसें हैं वो चल नहीं रहती, जो उसका एयर पैसेज है वो बंद हुआ होता है। उसके लिए हमने क्या करना है? जैसे एयर पैसेज को खोलने के लिए हमने, जैसे ये डम्मी है इसको हमने इस तरह से ऊपर कर दिया, यानी कि इस तरह से हमने गर्दन को ऊपर कर दिया। जैसे ही हमने गर्दन को ऊपर किया शायद उसका एयर पैसेज चालू हो जाए, उसकी श्वास की नली चल पड़े। या फिर हमने क्या किया? उसका एयरवे को ओपन करना है। एयरवे कैसे ओपन करेंगे? जैसे चिन है, चिन के पास हमने ये हाथ रखा, दूसरा हाथ हमने उसके माथे पे रखा और इसको गर्दन को ऊपर किया और उसकी मुंह को खोला। जैसे ही हमने उसके माउथ को खोला, क्या हमें दिखाई दिया? जो भोजन के छोटे छोटे से कण थे वो उसके बीच में थी, लार थी, कोई उसका वॉमिट हो रही थी, वो थी। हमने तुरंत क्या करना है? एक कपड़ा लेना है,
हमने क्या करना है, उसके एयरवे पैसेज को क्लियर करने के लिए उसका माउथ खोला, हमने उसका माउथ खोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो विक्टिम पर्सन है उसको अपना सहारा देके उसको हमने साइड में हटा दिया, और जितना भी उसके अंदर से मुंह में गंध है सारा दोनों उंगलियों से उसका बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसको हमने सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद हमने क्या चेक करना है कि क्या वो सांसें उसकी आ गई हैं या नहीं। सांस चेक करने के लिए हमने क्या करना है, अपना ही फैसला करना है, उससे हवा लगेगी। दूसरा क्या है, हमने लुक लिसन फील का देखा के पास में लेकर जाना है। जितना हम नजदीक लेके जाएंगे उतना ही हमें इसकी आवाज सुनाई देगी और गरम गरम हमें हवा महसूस होगी। और ये जो इसका छाती है, चेस्ट के ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं, चेस्ट के ऊपर किसी भी किस्म का अप एंड डाउन नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि इस व्यक्ति की ये जो सांसें हैं वो नहीं चल रही, जो इसकी पोजीशन है वो क्रिटिकल है। जब भी आपने रखना चाहिए और सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए, तभी आपने किसी घायल व्यक्ति की हेल्प करनी है। यदि आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप पॉलीथीन रैप करके ले सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन क्या है, जब व्यक्ति की सांसें क्या प्रेस करना है, चेस्ट को प्रेस करने का क्या बोलते हैं, सीपीआर। कि दिल और फेफड़ों को दोबारा से चालू करना। दिल और फेफड़ों को दोबारा से चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग हैंड है राइट हैंड उसको आगे रखते हैं, उसके ऊपर हमने लेफ्ट हैंड को रख दिया। अब क्या हुआ, हमारी ये दोनों कलाई, एल्बोस और कंधे हमारे क्या हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं। और जो हमने प्रेशर देना है वो हमने यहां से देना है। और जब भी जो घायल व्यक्ति है उसको किसी हार्ड सरफेस पे लटाना है। जैसे हमने इस डम्मी को हार्ड सरफेस पे लटाया है, हमने ये हाथों को इस तरह से करना है। और जैसे ये इसकी चेस्ट है, चेस्ट का ये जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर देना है। अगर तो प्रेशर देंगे एक उंगली के एयर दे सकते हैं, या हमने ये जो हथेली है इससे हमने उसको प्रेशर देना है। प्रेशर का क्या रहेगा, 100 से 120 बार देना है। अगर कोई अडल्ट व्यक्ति है प्रेशर देना है, इस तरह से हमने प्रेशर के लिए अपने हाथ को बनाया। उसके बाद उसकी चेस्ट के जो मध्य का भाग है उस देना है। और इस बात का हमने ध्यान रखना है, जो हमारी नीज है वो जमीन पर बेंड रहेंगी और पूरा हमने 90 डिग्री के ऊपर हमने पूरा प्रेशर नीचे करना है। उसके बाद उस प्रेशर को रिकॉल भी करना है। नीचे प्रेशर दिया, उसके बाद हमने ऊपर आना है। कि हमने 100 से 120 काम नहीं हो सकता, हमें इसके लिए 2 या 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये सीपीआर का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, परंतु हमने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में बताना है। कोई किसी के सेंटर में प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देना है, 100 से 120 बार तब तक प्रेशर देते रहना है जब तक व्यक्ति को होश नहीं आता। और इस बात का ध्यान रखना है, प्रेशर नीचे दिया, उसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और थोड़ी देर के बाद व्यक्ति को अपने आप ही होश आ जाता है। उसके बाद है डिस्पोजल, उसको हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस आगे उस सामने देना है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग का टॉपिक कि ब्लीडिंग क्या चीज होती है। आप सभी को पता है, हम सभी के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है जो ब्लड हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है हमारी टीचर को हमारे होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब, कई बार तो जैसे ब्लड हमारे कान में से निकलना शुरू हो जाता है, हमारे नाक में से निकलना शुरू हो जाता है, सिर से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर फर्स्ट एडर अच्छा है तो वो किसी भी व्यक्ति की जान को बचा सकता है। ऐसे जान को बचा सकता है, मान लो उसके यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसने उस ब्लीडिंग को कभी भी रोकना नहीं है। और फर्स्ट एडर का जो है पहला कर्तव्य है उस ब्लीडिंग को आने देना है। एक्चुअली क्या होता है, जब ब्लीडिंग आती है जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। घबराने में क्या हो जाता है, मेरे अंदर से ब्लड चल रहा है, मैं बचूंगा नहीं। ये तो है, ब्लीडिंग गिर गिर के आगे आती रहती है। अगर नाक से गिरती है, हमारे टीचर साहबान क्या कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा लिया, कोई दुपट्टा लिया, कुछ भी लिया, जो फर्स्ट एडर है वो टचफुल होना चाहिए। क्या करना है, ये कपड़ा लिया, इसको यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद उधर ही हमने टर्न ले लिया। अब जितना ब्लड है, अब जो विक्टिम पर्सन है उसको दिखाई नहीं दे रहा कि ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा। जितना कराना आपने अपने स्टूडेंट को श्योर करना है, बेटा आप ब्लड दिया है, घबराओ नहीं, बहुत ब्लड है, क्या किस लिए घबराना। अगर फर्स्ट एडर अच्छा नहीं है, हमारा आपको उसने क्या गलती कर देगा,
टर्न करना था, इधर से ब्लीडिंग हो रही है, इस साइड से टर्न करना था, उसने क्या, अब जितना ब्लड था सारा ब्लड कहाँ चला गया, हमारे सिर के पर, और वहां क्या जगह है, यदि नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, क्या करना है, हमने पैडिंग बना लेनी है, उसको क्या करना है, नाक के झुका लेना है, कितना इजी है। और यदि सिर में से ब्लड निकल रहा है, कभी भी ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना। अगर मेरे सिर में से ब्लड निकल रहा है तो मैं अपने वो ब्लड को टच नहीं करा, क्यों नहीं करेगा, अब तो पॉजिटिव के लिए हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत किस लिए पड़ती है कि या तो हमारे हाथ में ग्लव्स हो या कोई ना कोई कपड़ा हो, अगर सीडिंग आ रही है तो आने देना है। आपने देखा होगा नाक में से, कान में से, सिर में से जो ब्लीडिंग है वो बड़ी तेजी से आती है, क्यों तेजी से आती है, हमारी जो वहां का ब्लड का फ्लो थोड़ा कम होता है। आज सभी को मालूम है कि जो ब्लड है वो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर थ्रोम्बोबिन नामक एक पदार्थ होता है, तो 3 से 8 मिनट के अंदर उसकी अलग अलग टाइमिंग है। सिर के ऊपर हम क्या करना है, ये हमारे पास तिकोनिया कपड़ा है, इसको हम किसी प्रकार की जो पट्टी है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने क्या करना है, इस तिकोनी पट्टी को लिया और जैसे हम लेडीज स्कार्फ बांधती हैं उसी तरह से हमने इसको इस तरह से बांधना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, पीछे से इसको इधर से इधर घुमा दिया, गांठ नहीं लगा, फिर घुमा, गांठ लगा दी, गांठ जैसे हमने लगाई उसे एक ले आए और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, लगा दी, गांठ लगने के बाद इधर से हेल्दी दे इसको इसके बीच में फिक्स कर देना है, और ये जो है इसको इधर साइड में कर देना है ताकि ये इसके बीच में फंस जाए, और आप इजी वे से आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। ये आपकी कौन सी पट्टी होगी, सिर की पट्टी होगी। अब आप इसको इस तरह से उतार भी सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा, कई बार जो ब्लीडिंग होती है वो हमारे हाथ के ऊपर आनी शुरू होती है या बाजू के ऊपर है, यहाँ से मेरी ब्लीडिंग निकल रही है, रेड रेड हो गया सारा, अब मेरे पास रुमाल है, तो हमने रुमाल कौन सा पोर्शन लेना है, जो अंदर का पोर्शन है जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएगा वो लिया, और उसके बाद कि आपने इसको डायरेक्ट प्रेशर देना है। डायरेक्ट प्रेशर के बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास पट्टी है या कपड़ा है, इसको लेने को बांध देना है। इसको बांधने के बाद हमने करना, हमने इस पहले तो ये था कि अगर कहीं पर उस पोर्शन को हमने हार्ट लेवल से ऊपर कर देना है, परंतु अब ये जो नई गाइडलाइन आई है उसमें ये है अगर आपका 90 डिग्री पर भी हाथ है तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है बर्न का। मेन तो ये है कि आपकी किचन है, मिड मील है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भोजन ज्यादा लालसा रहती है कि हमको भोजन क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए वो देखते हैं, और कई बार बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हैं, वो मिड डे मील का जो भोजन बन रहा है उसके बीच में चले जाते हैं। इसके लिए हमारे को स्कूल प्रबंधन को चाहिए उस एरिया को कौन सा जोन बना दे, रेड जोन बना दे, खतरे वाला जोन बना दे, डेंजर जोन बना दे, कि बिना काम के उस जोन में किसी ने नहीं आना। और ये तभी हो सकता है जब हमारा प्राध्यापक बच्चों को समझाएगा। जब तक बच्चों का माइंड सेटअप नहीं होगा, बच्चों को अच्छे ढंग से आप समझाओगे नहीं, तब तक बच्चों को आपकी बातों की समझ में नहीं आएगी। बच्चों को आपने एजुकेट करना है कि आपने उस जगह पर, उस स्थान पर नहीं जाना, और जिस टाइम आपकी जो भोजन परोसा जाता है तब सभी स्टूडेंट अपनी अपनी लाइन में बैठे, आराम से बैठे, और उनको इस बात का श्योर कर दें कि बच्चों आप सभी को खाना अवश्य मिलेगा, आप घबराए नहीं, सबकी बारी आएगी खाने के लिए। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन से बैठेंगे, अनुशासित रूप से बैठेंगे, उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि फिर भी कई बार कोई हाथ जल जाता है, कोई उंगली जल जाता है भोजन करते समय, बनाते समय, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कोई भी ठंडी वस्तु को अपने हाथ लगना है, जैसे ठंडा पानी जो टैप में से आ रहा है, या फिर एलोवेरा है वो लगाते हैं, आटा है आटे को लगा सकते हैं, और हमारे पास होता है आलू, आलू को काट के लगा सकते हैं, कि जहां तक हो सके हमने ज्यादा से ज्यादा उस भाग को मालिश नहीं करनी, उसके ऊपर सिर्फ हमने पानी लगाना है और हमने कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चॉकिंग। चॉकिंग क्या होती है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा भोजन नली में नहीं जाकर कहाँ चला जाता है, श्वास नली के अंदर चला जाता है। जब श्वास नली के अंदर भोजन जाएगा, खांसी आएगी, इच्छा हमारे को सांस में ना आए। ऐसे में हमने
क्या करना है, ये जो कमर है, ये जो शोल्डर ब्लेडर है, ये वाले, ये जो हमें थ्रस्ट, उसका व्यक्ति को आगे झुका के ये और ये। अगर आप देखो उसके बाद राइट साइड में उसको टर्न करो, लेफ्ट साइड में कि क्या जो उसने आया कि आपने क्या करना है, जैसे वो बच्चा है, जैसे एक मुट्ठी को आपने अंगूठा अंदर करके इसको बंद करके और झुका ली, झुकाने के बाद एक बार ऊपर थ्रस्ट करना, नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से हमने ऊपर नीचे की क्रिया करनी है ताकि जो भी भोजन खाया हुआ है बाहर आ जाए, जो है। अगर ऐसे मान लो ये छोटा बच्चा है, इसको हमने अपने यहाँ पर रखना है और फिर हमने इसको इस तरह से प्रेशर देना है ताकि जो चीज खाई हुई हो उसकी बाहर चली जाए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट। बिजली का करंट क्यों लगता है? कई बार व्यक्ति को, बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि जब स्कूलों की जो फिटिंग है, पुराने स्कूल बने हुए हैं, जब पुराने स्विच लगे हुए होते हैं, बोर्ड स्विच लगे हुए होते हैं, जो तारें होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, उस वजह से बच्चों को करंट लग जाता है। करंट लगने पर क्या होता है? करंट पर दो ही चीजें होती हैं। दो चीजें कौन सी होती हैं? या तो व्यक्ति का श्वास चला जाएगा या हृदय की धड़कन रुक जाएगी। ऐसे में हमें क्या करना है? श्वास भी रुकना है, सीपीआर का यूज करना है। और आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि बच्चा को किसी भी रूम में करंट है या किसी भी दीवारों पे करंट है, आपने वहां से जो खतरा है, जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, आपने उसको उठा के दूसरे कमरे के अंदर ले गए, परंतु जो जिस कमरे में करंट है उसके बाहर लॉक लगाई कि इस एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर दे कि इस कमरे के भीतर या इस कमरे के अंदर किसी ने भी नहीं आना। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। बिजली का यदि करंट लगा हुआ है तो आपने उस करंट को कैसे दूर करना है? या तो आपके पास कोई लकड़ी की छड़ी हो, छड़ी से आपने जो हमारा विक्टिम पर्सन है उसको हटा देना है, या फिर आपने क्या करना है, अगर विक्टिम की जगह छिपा है, किसी के पास दुपट्टा है, दुपट्टे को क्या करना है? उस व्यक्ति के इस तरह से गले में डालना है और उसको इस तरह से झटके से खींचना है। जिस समय आप झटके से खींचोगे, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इसको हमने झटके से खींचा और ये मेरी चेस्ट के ऊपर आके गिरे, ये ना हो कि आपने झटका लगाया और वो गिर गया दीवार के साइड में या फर्श के ऊपर गिर गया। इससे क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति वैसे तो मरा नहीं, परंतु आपने झटका उसको इस प्रकार का दे दिया कि वो दीवार के ऊपर ही जाके गिर गया। जब भी झटका देना है उसको अपनी बॉडी के ऊपर देना है। इसके लिए जो फर्स्ट एडर है उसको ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्नेक बाइट एंड डॉग बाइट। स्नेक बाइट क्या होती है? हमारे देश में 500 किस्म के स्नेक्स होते हैं, परंतु उनमें से जहरीले स्नेक्स कितने होते हैं? केवल मात्र 5। जो लोग हैं अधिकतर स्नेक की दहशत से मर जाते हैं। ओहो, मेरे को तो स्नेक काट गया, पता नहीं अब मेरे को बचना है नहीं बचना, अब क्या होगा मेरे साथ। अगर हमारा फर्स्ट एडर अच्छा है, वो क्या करेगा? उसको श्योर करेगा भाई ये जहरीला सांप नहीं है। जो जहरीला सांप होता है वो जब भी काटते हैं, जब पैरों पे काटते हैं या हाथों पे काटते हैं, उसके यहाँ पर 2 निशान बने हुए होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद ये जो सांप है ये जहरीला सांप है। यदि व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा या किसी साधारण सांप ने काटा, आपने उसको पीने के लिए कोई भी गर्म चीज देनी है और जिस स्थान पर काटा है वहां पर आपने पानी से उसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना है। पहले तो क्या था, जहां पर भी चोट लगी होती है, जहां सांप ने काटा था, वहां पर क्या बांध देते थे? टाइट कपड़ा बांध देते थे, या क्या करते थे? वहां पर कट कर देते थे। परंतु अब जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना, केवल मात्र उस स्थान को धो देना है और सीधा डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाना है और रोगी को सोने नहीं देना, उस की बातों में लगाना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट एडर होता है वो बहुत ज्यादा टैक्टफुल होता है, उसके पास कई संसाधन होते हैं उसका आगे से मोटिवेट करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा डॉग बाइट। कुत्ता तो हर गली में होता है, हर जगह पे होता है। जो बच्चे होते हैं कभी कुत्ते को पत्थर मारते हैं, कभी कुछ चीज मारते हैं और कुत्ता उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। जब कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, नेचुरली बात है, शायद कुत्ता बच्चे को काट भी जाए, शायद पागल कुत्ता हो जो बच्चे को काट दे। बच्चे को ये आपने विश्वास दिलाना है कि अगर आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है तेजी से,
आपने क्या करना है, 90 डिग्री में एकदम से टर्न कर जाना है। आपने तो टर्न कर लिया जल्दी, परंतु जो पागल कुत्ता है उसको टर्निंग के लिए दिक्कत आएगी, वो दूर से टर्न करेगा और आपने शोर भी मचाते जाना है, बचाओ बचाओ बचाओ, शायद कोई ना कोई उस बच्चे को बचाने के लिए आ जाए। इन केस अगर कुत्ते ने बच्चे को काट ही लिया तो हमने क्या करना है, क्योंकि जानवरों के काटने पर हमें रेबीज नामक टीका लगवाना पड़ता है, तो हमने क्या करना है, रनिंग वाटर में जहां पर कुत्ते ने काटा है वहां पर हमने पानी डाल देना है। पानी डाल के जितने रेबीज हैं सारे के सारे जमीन के ऊपर गिर गए, हमारा काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, जो पानी का घोल होता है, साबुन वाले पानी का घोल, वो वहां पर हमने लगाना है। किस लिए साबुन का घोल लगाना है, जो भी उसके रेबीज के कीटाणु हैं सारे के सारे उसके मर जाए। और उसके बाद आपने कहाँ जाना है, मालूम है, डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर आपको क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, रेबीज के टीके लगवाएगा। ये बहुत आसान काम है, परंतु जितना बचाव आप कर सके कुत्तों से बचाव हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन मेथड जाते नहीं है, ठीक ढंग से ना उठाने से क्या हो सकता है, उसको जो फ्रैक्चर हो सकता है और भी कोई ना कोई उसकी हड्डी पसली टूट सकती है। इसलिए जो हमारे उठाने का ढंग है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर विक्टिम अकेला है और फर्स्ट एडर भी, तो हम क्या करना है, तरह से उसको उठा लेना है, तो एम्बुलेंस तक लेके जा सकते हैं। विद्यार्थी बड़ा है तो हमने उसको कैसे उठा लेना है, इस तरह से उठा लेना है उसको, बच्चे को, या फिर हमने कैसे उठाना है, जैसे छोटे बच्चे को उठाते हैं उस तरह से उठा के ले जाते हैं। तो फर्स्ट एडर है, यानी कि एक तो उसकी लेग पकड़ लेगा और दूसरा व्यक्ति उसको यहाँ से पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद लेकर जा सकता है। और इसमें हम 3 हैंड सीट भी रखते हैं, 2 हैंड सीट भी रखते हैं, या हम ब्लैंकेट के अंदर भी हम रैप करके विक्टिम को लेकर जा सकते हैं। ये हमारे बहुत ही छोटी छोटी है जिसके द्वारा हम किसी को भी बचा सकते हैं। फिर एक है हमारी बैंडेज। कौन सी बैंडेज है हमारी, किसी भी प्रकार की कोई चोट लग जाती है तो हमने किस तरह से जा फ्रैक्चर पर पट्टी बांधनी है, उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से हमने इस पट्टी को संकरी पट्टी बना लिया और अपने चिन्ह के ऊपर यहां रखा। यहां रखने के बाद हम इसको ऊपर ले गए। ऊपर लेने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहां से घुमा दिया, उसके बाद इधर हमने पट्टी को बांध दिया। ये हमारी जय फ्रैक्चर की पट्टी होगी। कई बार वो खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते बच्चे को चोट लग जाती है, कहीं पैर पे फ्रैक्चर हो भी करो, बच्चे ने तो अपना अच्छा काम किया हुआ है, उसकी बाजू में चोट लगी, उसने उस टूटी हुई बाजू को अपने शरीर के साथ अटैच कर लिया। परंतु हमारे अध्यापक साहब कहेंगे नहीं बेटे बाजू थोड़ी सीधी कर, मैं देखो से करंट लगता है वो बहुत ज्यादा, चलिए क्या हो गया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही होती है। ऐसे में क्या है, अगर आपके पास में स्प्लिंट नहीं है तो आपके पास कागज होंगे, कॉपी होगी, कुछ भी इस तरह के पेपर्स होंगे, आपने क्या करना है, उसको ये जैसे पट्टी है इसके यहाँ से लपेट देना है। ये किस लिए लपेटना है, अगर ये नहीं है बच्चे की चप्पल होगी या कुछ भी होगा, ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पर हमने इस तरह से अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद फिर हमने पट्टी बांधनी है, चौड़ी पट्टी बांधनी है, इसको हम आर्म सिलिंग पट्टी है। इसमें सबसे ज्यादा हमने ये देखना है, एक साइड में इसका बेस है इतना लंबा, ये हमारी पट्टी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर होती है, और ये जो हमारी पट्टी है इसको हमने सीधी साइड में इस तरह से लगा देना है। अब ये जो मेरी पट्टी है, ये जो बाजू, जो मेरा मतलब होता है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साइड की जो बाजू है वो मेरी टूटी हुई है। अब मेरे को क्या करना है, टूटी हुई बाजू को मैंने यहाँ पे रख लिया, जैसे हम दुपट्टा बांधते हैं उसी तरह ऊपर लास्ट उंगली का नेल है, इसके पास में इसको लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ से मैंने क्या लिया है, इसको मेरे को खींचना है। खींचने के बाद फिर मैंने इसको इधर साइड में कर देना है, जहाँ मेरे को सेफ्टी पिन लगा देना है। फिर हम इस तरह से हम डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। मान लो मेरे पास ये पट्टी है ही नहीं, अब मैंने क्या करना है, कोई भी कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद
उसका इस तरह से हुक बना लिया, हुक बनाया और जो पेशेंट है उसके गले में डाल दिया इजी वे से। अगर इस तरह से नहीं आप डाल सकते तो जो लेसिस हैं, लेसिस खोले, वो हमने बांध दिए। इसमें कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। जो हमारी फर्स्ट एड है ये बहुत ज्यादा आसान है। और अंत में ये फर्स्ट एड का जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा वास्ट है। इसमें जो ट्रेनिंग है वो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो कि हमें सभी कुछ अभी कराना पड़ रहा है। बहुत ही शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम में मैंने ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर। अंत में ही कहूंगी, आंसुओं को खुशी में बदल दे। जब आप इस तरह से कार्य करेंगे आपके मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, आप सभी का डॉक्टर नीना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अभी हम